जय हिंद दोस्तों, AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का साइंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और लेसन 1 के कुछ लास्ट विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट जो होते हैं और जो टॉपिक होते हैं आज उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान देते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिए और शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्या होती है, या वाष्पीकरण के कारण शीतलता को हम कैसे समझते हैं कि यदि वाष्पन की क्रिया हो रही है तो उसके कारण हमें शीतलता कैसे महसूस होती है, ठंडक कैसे महसूस होता है। बच्चे तो आप ध्यान से समझिएगा कि वाष्पन की क्रिया तो प्रत्येक ताप पर होती है, ये तो सभी जानते होंगे कि वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। अगर आप वाष्पन नहीं जानते होंगे तो पिछले वीडियो में आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कि जो वाष्पन की क्रिया होती है वो प्रत्येक ताप पर होती है। तो गर्मियों के दिनों में जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति गर्मियों के दिनों में जो भी कार्य करता है उस कार्य करने के परिणाम स्वरूप उसको अत्यधिक मात्रा में पसीना होता है। क्या होता है बच्चे? पसीना, अर्थात हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है और उस स्थिति में हमारे शरीर से जो पानी है वो वाष्पन की क्रिया के द्वारा कह सकते हैं या वाष्प उत्सर्जन कह सकते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से से होता है, क्योंकि उस स्थिति में बाहर का टेम्परेचर अधिक होता है गर्मियों के मौसम में। तो जब पानी हमारे शरीर के त्वचा से बाहर निकलता है तो वह जो पसीना होता है टेम्परेचर के संपर्क में आते ही वाष्पित होने लगता है। तो जब वो वाष्पित होने लगता है तो हमारे शरीर का तापमान या हमारे शरीर के आसपास का कुछ हिस्से का तापमान कम हो जाता है, जिसके कारण हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है बच्चों, अर्थात कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गर्मियों के मौसम में या गर्मियों के दिनों में कार्य करता है तो उसे पसीने आते हैं और उस व्यक्ति के पसीने के वाष्पन के कारण उसके शरीर का जो तापमान होता है वो कुछ घट जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को शीतलता महसूस होती है। तो किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण, अर्थात उसका पसीना जब वाष्पित होगा, उड़ेगा, तो उस स्थिति में उसके शरीर का टेम्परेचर या तापमान कुछ घट जाएगा, जिसके कारण उसे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता। इसी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्र पहनना क्यों लाभदायक या आरामदायक होता है। ठीक है बच्चे, कि गर्मियों के मौसम में जब आप कोई सूती वस्त्र पहनते हो तो वह आरामदायक होता है या लाभदायक होता है, ऐसा क्यों? तो जब आप गर्मी के मौसम में कोई काम करते हो और आपने सूती वस्त्र पहना है तो आपके शरीर का जो पसीना निकलता है सूती वस्त्र उसे बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। और जब वो सोख लेता है तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण उसमें उससे वाष्पन होने लगता है। उस वस्त्र में से पसीने जो जल के अणु हैं वो उड़ने लगते हैं, वाष्पित होने लगते हैं, जिसके कारण शरीर के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो घट जाता है। तो हमें उस स्थिति में ठंडक महसूस होता है, अर्थात शीतलता महसूस होता है। तो इस आधार पर यह तथ्य कहा जाता है कि वाष्पीकरण के कारण हमें ठंडक या शीतलता महसूस होती है। ठीक है बच्चे, या फिर अभी प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि गर्मियों के मौसम में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल ठंडा रहता है, शीतल रहता है, परंतु अन्य पात्रों में रखा हुआ जल गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? आप लोग देखे होंगे शरबत बनाने वाले जो श्रीफल कह सकते हो, ठीक, या बेल का फल कह सकते हो, उससे जो शरबत बनाते हैं तो उसको बड़े से एक मटके में
या मिट्टी के बर्तन में ही रख के उसके ठंडे पानी से इस्तेमाल करके शरबत बनाते हैं, जैसे कि वह शरबत ठंडा रहे। ठीक है, तो इसका भी रीजन वाष्पीकरण है बच्चों, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में असंख्य छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे वाष्पन की क्रिया लगातार होती रहती है। तो जैसे जैसे वाष्पन की क्रिया होती है, उस मटके के आसपास का जो तापमान होता है वो सभी के एरिया के जो तापमान है उससे घट जाता है, जिसके कारण उस मटके के अंदर रखा हुआ द्रव या जल शीतल रहता है, परंतु ऐसी स्थिति किसी दूसरे पात्र से नहीं हो पाती, इसलिए उसका जल गर्म हो जाता है और मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल क्या हो रहता है, ठंडा रहता है, पूरे दिन भर ठंडा रहता है। ठीक है, मटका में जल कहाँ से आता है जो वाष्पीकरण होता है? बिल्कुल, उसमें देखेंगे जहां तक मटका में द्रव भरा होता है, जल भरा होता है, वहां तक मटका गीला होता है। ठीक, अब उसके मटके के बर्तन में से असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से होते हुए रिसाव होता है जल का, तो उससे वो पानी वाष्पन की क्रिया में बदलता रहता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मटके का, अगर मिट्टी का कोई भी बर्तन आप ले लो और उसमें पानी भर दो, जहां तक पानी रहेगा वहां तक उसका रंग अलग रहेगा, वो गीला रहेगा, नम युक्त रहेगा, और वहां से वाष्पन क्रिया होती रहेगी, जिसके कारण उसके अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा बाहर के टेम्परेचर से, जिसके कारण वो शीतल होता है। ठीक है, तो इस कारण को हम समझाते हैं। यही नहीं बच्चों, जैसे पेड़ पौधे, तालाब, नदी, इनसे भी वाष्पीकरण के कारण इनके आसपास का टेम्परेचर शीतल रहता है, ठंडा रहता है। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न सुनने को मिलते हैं कि क्या कारण है कि गर्मियों के मौसम में मकान की छाव उतनी शीतल नहीं होती जितना कि किसी पौधे का छांव शीतलता देता है। तो मकान से तो वाष्पोत्सर्जन हो नहीं रहा है, लेकिन पौधों से, उनकी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, जिसके कारण उसके आसपास का तापमान घट जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? उसके आसपास का टेम्परेचर घट जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो गर्मियों के दिनों में मनुष्य, जानवर, आप देखे होंगे अधिकतर पेड़ के छांव में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो दौड़ के पेड़ के छांव में ही जाते हैं ताकि वहां उनको ठंडक महसूस हो सके। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, तो हम कहेंगे गर्मियों के दिनों में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो, ठीक है बच्चों, कार्य करता है तो उसके शरीर से अधिक मात्रा में जल पसीने के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है बच्चों, अब पसीने के रूप में तो जल बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहरी टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर उसका वाष्पन भी तो होगा। ठीक है बच्चे, तापमान अधिक होने के कारण ठीक है बच्चों, तापमान अधिक होने के कारण पसीना वाष्पित होने लगता है, जिससे हमारे शरीर
शरीर का तापमान घट जाता है, हमारे शरीर का तापमान घट जाता है, ठीक है, जिससे हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि शीतलता हमें इसके वाष्पीकरण के कारण महसूस हो रही है। तो इसके कुछ अन्य उदाहरण भी आते हैं आपके सामने। अब वो अन्य उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे हमें प्रश्न के रूप में बनेगा, ठीक। तो प्रश्न के रूप में खांसी हो रही है बच्चे, दवा ले लेना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए। तो अगला प्रश्न के रूप में आपके सामने ये बात आएगी, ठीक है। प्रश्न के रूप में ये क्या बातें सामने आएंगी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने। गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र क्यों आरामदायक होता है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनना क्यों आरामदायक होता है? ठीक है बच्चों, आप गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हो तो आपको आराम मिलता है, क्यों? ऐसा क्यों, क्या बात है कि इस तरह की घटना होती है? तो सूती वस्त्र में जल को अवशोषित करने की क्षमता अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अधिक होती है। बात समझ रहे हैं? गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र में अन्य वस्त्रों की अपेक्षा जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जल को अपने अंदर धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो हमारे जितने भी शरीर में पसीने होते हैं उसको बहुत तेज गति से अवशोषित कर लेता है। उसके बाद उन वस्त्रों से जब वाष्पीकरण शुरू होता है, पानी का वाष्प बन के उड़ना शुरू होता है, तो हमारे शरीर का आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए हमें शीतलता महसूस होती है। तो इस वजह से ये बात कही जाती है कि गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक है बच्चों, तो इस बात को हम समझाएंगे यहाँ पर उत्तर में। गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनना इसलिए आरामदायक होता है क्योंकि सूती वस्त्र में अन्य वस्त्रों की तुलना में जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए सूती वस्त्र पसीने को
पसीने को अवशोषित कर लेता है। और वाष्पन की क्रिया के दौरान शरीर के चारों तरफ तापमान के घटने से हमें शीतलता महसूस होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, और ये भी एग्जाम्पल आएगा तो आप कह सकते हो कि गर्मियों के दिनों में मिट्टी के पात्र में रखा जल शीतल होता है। तो इसका कारण यह है कि उस मिट्टी के पात्र में असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे जल का वाष्पन लगातार होता रहता है, इसलिए उसके अंदर का तापमान कम रहता है और जल शीतल रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए अब। ठीक है, कुछ और भी पदार्थ होते हैं बच्चों इसमें जिसकी वाष्प शीतलता या वाष्पन की दर तीव्र होती है, तो इसके कारण भी उनको जब हम अपने त्वचा से स्पर्श कराते हैं तो हमें ठंडक या शीतलता महसूस होती है, जैसे पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल को आप एक बूंद अपनी स्किन पर आप लगाओगे तो पेट्रोल का वाष्पन बहुत तीव्र गति से होता है। तो जैसे एक बूंद टपकेगा हमारे त्वचा पर बूंद, तो उसका टेम्परेचर वो ग्रहण कर लेता है और बहुत तेज गति से वाष्पित हो जाता है। जितने एरिया तक वो फैलता है उतने एरिया का वो तापमान अवशोषित कर लेता है और वो बहुत तेज गति से वाष्पित हो जाता है। तो हमें उस एरिया में, जिस एरिया में हमने उसको गिराया था अपने त्वचा पर, हमें तुरंत ठंडक महसूस होता है। ठीक है, ईथर ले लेंगे आप, तो ईथर में भी यही घटना होती है। नेल पॉलिश जो लड़कियां अपने नाखून पर लगाती हैं, नेल पॉलिश, समझ रहे हैं? तो नेल पॉलिश को लगाने पर भी वो ठंडक देता है, ठंडक महसूस कराता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक वाष्पन युक्त पदार्थ मिलाया होता है नेल पॉलिश में, तो वो भी ठंडा ही लगता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। ठीक, आप देख सकते हो, आप लोग मत लगाना, वो लड़कियों के श्रृंगार की वस्तुएं हैं। ठीक है, चलिए, तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्लियर हो गया बच्चों? बोलिए, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स में पेट्रोल हो गया, नेल पॉलिश हो गया, ईथर हो गया, है ना? ये सब जो अत्यधिक वाष्पशील पदार्थ होते हैं, इनके कारण भी शीतलता देखने को पाई जाती है। ठीक है, तो ये कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन बच्चे, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, और इसमें भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठीक है, और इसका क्या लाभ होता है, हम इस विधि का प्रयोग करके कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस विधि से हम किन किन मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चे। ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या है या ऊर्ध्वपातन क्या है? तो हम कहते हैं इसकी परिभाषा में कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्या किया जाता है? गर्म। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है।
सीधे किस अवस्था में बदल जाता बच्चे? गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आप ठोस पदार्थ लिए हो और उसको गर्म करना आपने शुरू किया, तो जब आपने उसको गर्म करना शुरू किया तो गर्म करेंगे तो उसको द्रव में बदलना चाहिए, पिघलना चाहिए ना उसको, लेकिन वो द्रव में नहीं बदलता, वो सीधे किस अवस्था में बदल जाता है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे इसकी परिभाषा होगी कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहा जाता है। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? जी। कोई भी ठोस पदार्थ आप ले रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, तापमान दे रहे हो, और तापमान देने के बाद उसमें आप उसके गुणों का अध्ययन करके देख रहे हो कि वह द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा है, तापमान बढ़ाने के बाद वो सीधे गैसीय अवस्था में बदल रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऊर्ध्वपातन की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है? तो नीचे हम पॉइंट करके लिख देंगे या नोट में लिख देंगे। नोट में बात लिखी जाएगी, जो पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। ठीक है बच्चों? जैसे आप कुछ ऐसे पदार्थों का नाम बताइए। क्या क्या होगा ऐसे पदार्थ? कपूर, नवसादर, नेफेंथिस, आयोडीन, इस तरह के पदार्थ होंगे ना। और भी पदार्थ होंगे लेकिन अभी वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कपूर, नवसादर कह दीजिए, या अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है? इस तरह से आप इसका दो और नाम जान सकते हो, नवसादर है या अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl। आप और क्या कह सकते हो? आयोडीन। ठीक, डाटा आदि कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पदार्थ देखने को आपको मिलते हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में भाग लेते हैं। और ऊर्ध्वपातन की क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कौन सा पदार्थ कहते हैं बच्चे? ऊर्ध्वपातज पदार्थ। कोई दिक्कत? बात क्लियर हो रही है? ठीक। अगली हेडिंग है ऊर्ध्वपातन की क्रिया के लाभ।
ऊर्ध्वपातन की क्रिया के लाभ। देखो बच्चे, ऐसे कुछ पदार्थों का मिश्रण हो जिसमें से कोई एक पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ, कैसा पदार्थ हो? ऊर्ध्वपातज, जिसे गर्म करने पर वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है और उसको हम ऐसे सामान्य तरीके से अलग नहीं कर पा रहे हों, तो इस प्रकार के मिश्रणों को हम ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे अगर आप नमक ले रहे हो और नौसादर ले रहे हो, इन दोनों को आप मिला दिए, मिश्रण बना दिए, तो इन्हें तो ना तो बीन कर, ना तो छान कर, ना तो घोल कर अलग कर पाओगे, दिक्कत हो। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा हम आसानी से नौसादर और नमक के मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक और नौसादर के मिश्रण को जैसे ही आप गर्म करोगे तो नमक में से नौसादर वाष्पित होकर उड़ने लगेगा, तो उसे पुनः एक अलग पात्र में इकट्ठा करके ठंडा कर देंगे, तो वहाँ पे जो भाप बन के नौसादर उड़ के गया था वो वहाँ पे जमेगा तो ठोस अवस्था बन जाएगा और नमक हमारा उस पात्र में ही रह जाएगा। तो इस विधि से हम आसानी से उसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसके लाभ की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिखाएंगे, ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा ठीक है बच्चों, नमक नौसादर या नमक कपूर आदि के मिश्रणों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। बोलो बच्चे, तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वपातन का लाभ। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। कहीं पर डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा कि यहाँ पे मुझे दिक्कत है, सर समझ में नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से उसका एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, और एक बार और अलग से उस पॉइंट पर वीडियो बन जाएगा आपके लिए, ताकि आपको 100% वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगली हेडिंग की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो अगला हेडिंग है संघनन। क्या है? संघनन। संघनन को यदि हम देखें कि संघनन क्या है और संघनन किस प्रकार की क्रिया है, संघनन से क्या होता है, तो हम इस बात की व्याख्या करेंगे अगले पॉइंट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों संघनन को। संघनन क्या होता है बच्चे? संघनन क्या होता है? संघनन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, और संघनन के क्या फायदे हैं, या संघनन से कैसे कैसे एग्जाम्पल्स पेश किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो संघनन की क्रिया को हम कहेंगे कि जब किसी पदार्थ को गर्म करके गैसीय अवस्था में बदल दिया जाता है और उसे पुनः ठंडा करके फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, तो इस द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को ही संघनन कहा जाता है। अर्थात एक लाइन में इसकी परिभाषा होगी कि किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को ही संघनन कहा जाता है। कोई भी गैसीय अवस्था का पदार्थ है और उस गैसीय अवस्था के पदार्थ को जब हम ठंडा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब हम ठंडा करते हैं तो ठंडा करने के पश्चात
जब वही पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, द्रव यानी जल बन जाता है, ठीक है। अगर जल है तो जल, कोई द्रव और पदार्थ है तो द्रव, तो इस क्रिया को जिसके कारण हमने उसको द्रव में बदला, तो इस क्रिया को ही संघनन कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, इसकी परिभाषा में आप देखोगे, किसी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ को ठंडा करके द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ को ठंडा करके जब आप द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हो, ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार की क्रिया को संघनन कहा जाता है। जैसे भोजन बनाते समय संघनन के कारण प्लेटों से जल की बूंदों का टपकना, ठीक है बच्चों। इसको पहला कर दो, इसको दूसरा। किसी बर्फ के टुकड़े को गिलास में रखने पर गिलास की सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देना। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और लिख सकते हैं, वर्षा का होना। ठीक है बच्चे, ये सब संघनन के उदाहरण हैं। जब आप भोजन बनते हुए देखते होंगे तो उस पात्र के ऊपर कोई ढक्कन रखा जाता होगा, तो उस ढक्कन से जल की बूंदें टपकना प्रारंभ हो जाती होंगी। ठीक है, आप किसी गिलास में, जैसे स्प्राइट हो, कोई और कंपनी का ड्रिंक वाटर हो, अगर उसको आप उसमें गिराते हो तो कुछ समय बाद उस गिलास पर चारों तरफ जल की बूंदें दिखाई देंगी। ये भी संघनन का उदाहरण होता है। ठीक है, और वर्षा का स्वरूप तो संघनन का स्वरूप ही है कि जब हम देखते हो कि प्रकार जल चक्र की क्रिया है, जल से भाप, भाप से बादल, तो बादल की घटना जब संघनन के स्वरूप में आती है तो वही बादल जल की बूंदों में वर्षा के रूप में बरस जाता है। तो ये संघनन के उदाहरण है बच्चे, जैसे में। ठीक है, संघनन की क्रिया के कुछ उदाहरण है। ठीक, संघनन की क्रिया एक और में भाग लेती है, आसवन। आसवन की क्रिया में संघनन उपस्थित होता है। ठीक है, अर्थात आसवन बराबर सूत्र होता है क्वथन प्लस संघनन। तो संघनन उसमें भी शामिल होता है जिसके द्वारा हम किसी द्रव में उपस्थित अशुद्धि को आसानी से पृथक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अशुद्ध द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें से शुद्ध द्रव जो है वाष्पित होकर गैस बनेगा, और पुनः उसे ठंडा किया जाएगा। तो ठंडा करने के बाद वो द्रव बन जाएगा। ठीक है, देखिए, तो अगर हम आसवन की बात करें बच्चों, आसवन की क्रिया में
सूत्र होता है क्वथन प्लस संघनन, अर्थात उसमें भी संघनन होता है। जब कोई अशुद्धि युक्त द्रव को हम शुद्ध करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस अशुद्धि युक्त द्रव को गर्म किया जाता है, तो जो वाष्प निकलता है, जो भाप निकलता है उस द्रव का, वो शुद्ध होता है। तो उसे पुनः इकट्ठा करके एक दूसरे पात्र में और उसे ठंडा करने पर वह पुनः द्रवस्था में बदल जाता है और अशुद्धि जो रहती है वो पहले वाले पात्र में ही रह जाती है। तो आसवन की क्रिया में भी बच्चे संघनन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो हम आसवन समझाते हैं बच्चे आपको। आसवन, आसवन, आसवन क्या होता है? आसवन को समझाने तो कहेंगे जब किसी द्रव में अशुद्धि मिली होती है तो उसे शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात इस विधि में आप सबसे पहले द्रव को गर्म करते हैं। ठीक, यानी आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन। ठीक है, आसवन बराबर क्वथन प्लस संघनन, मतलब आसवन की क्रिया में सबसे पहले द्रव को गर्म करते हैं और वहां तक गर्म करते हैं जहां तक कि द्रव के अणु सभी वाष्पित हो जाए, उसे क्वथन की क्रिया कहते हैं। फिर जब वाष्पित हो जाते हैं तो उस वाष्प को फिर से ठंडा किया जाता है, संघनित किया जाता है, तो अशुद्धि उस पात्र में रह जाती है और द्रव जो रहता है वो पूरा वाष्पित होकर दूसरे पात्र में चला जाता है। बात क्लियर हो गई? बोलिए, इतनी बात क्लियर है सबको? अगली हेडिंग की तरफ बढ़े। ठीक, चलिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव देखिए बच्चे। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है बच्चे? ध्यान देंगे। देखिए बच्चे, दाब परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या हम करते हैं। देखिए, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है बच्चों, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, जब कोई गैसीय अवस्था का कोई पदार्थ होता है बच्चे, विशेष तौर पर गैसीय अवस्था के ऊपर दाब का बहुत प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है कि यदि टेम्परेचर को हम नियत कर दें या निम्न कर दें और उस पर दाब बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जो गैसीय अवस्था का पदार्थ होता है वो द्रव में भी बदल जाता है और वह ठोस में भी बदल जाता है। ठीक है, और पुनः उसे समान टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वह पुनः चाहे द्रव अवस्था में हो चाहे ठोस अवस्था में हो, वह तुरंत गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो इस बात को समझते हैं। हाँ, लिखेंगे यहाँ पर, जब किसी गैसीय अवस्था वाले पदार्थ पर
निम्न ताप करके दाब को बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है प्राप्त होती है जिस पर वह गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस क्रिया को ही दाब परिवर्तन का प्रभाव कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दाब परिवर्तन का प्रभाव कहा जाता है। ये तो बात हमने क्लियर कर दिया कि जब आप निम्न ताप पर किसी गैसीय पदार्थ पर दाब बढ़ाएंगे तो उस गैसीय अवस्था का स्वरूप बदल जाता है, या तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा या फिर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल के स्वरूप देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे जब एलपीजी पर या जब प्राकृतिक गैस कह सकते हो, एलपीजी नहीं, कौन सी गैस कह सकते हैं? जब पेट्रोलियम भी कह सकते हो, पेट्रोलियम गैस को निम्न ताप पर दाब लगाया जाता है तो वह गैस या पेट्रोलियम गैस द्रवित हो जाती है। इसलिए इसे आसानी से सिलेंडरों में भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों, और इसे एलपीजी के रूप में जाना जाता है और इसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एलपीजी भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अगर एक और जैसे में एग्जांपल दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को निम्न ताप पर दाब लगाया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है? ठोस में। इसलिए CO2 के इस स्वरूप को
शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, इसलिए जो CO2 का ठोस रूप होगा इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है कि ये CO2 जो है जम के जब ठोस होगा तो यह शुष्क बर्फ कहलाता है। और पुनः इसे सामान्य टेम्परेचर यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रख दिया जाए तो यह पुनः से ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बोलिए, बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमारा इस लेसन का लास्ट हेडिंग था। ठीक, अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत भली भांति समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।